तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे कि कैसे अरुण गवली को एक बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है 1 महीने के अंदर अंदर। आज की ताज़ा खबर ये है कि मुंबई, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट कहते हैं, उसका एक नागपुर बेंच है जहां पर दो जजेस की खंडपीठ ने, डिवीजन बेंच ने, वरुशला जोशी और मिस्टर जोशी, दोनों जजों का नाम का सरनेम जोशी है। उन्होंने आज ये फैसला दिया कि अरुण गवली को प्री मैच्योर, मतलब उसकी सज़ा पूरी होने के पहले ही रियायत दे के उसको छोड़ दिया जाए। उसने अपनी उम्र कैद का 75% के करीब समय जेल में गुजार दिया है और उसका व्यवहार जो है, उसका जो जेल में उसका कार्यक्रम रहा है बहुत सही रहा है। और महाराष्ट्र सरकार को कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर पूरी कार्रवाई कंप्लीट करके इसको छोड़ दिया जाए। इस किस्म की सहूलतें पहले मुंबई के दो बड़े अंडरवर्ल्ड लीडर्स को मिल चुकी हैं, जिनमें भाई ठाकुर एक और उल्लास नगर का पप्पू कलानी। इनको भी इसी बेस पे राहत मिली थी और दोनों अब अपने अपने घर में बैठ के अपनी आज़ादी मना रहे। क्या अरुण गवली के घर में भी ये आज़ादी जल्दी आएगी? इंतज़ार तो सबको है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण अरुण गवली की सबसे छोटी बेटी, उसकी शादी होने वाली है। उसकी एंगेजमेंट की खबर हमने आपको दिखाई थी, फोटोग्राफ भी शेयर की थी आपके साथ। अब उसकी शादी जल्दी होने वाली है। अरुण गवली चाहता होगा कि वो शादी उसकी एक आज़ाद आदमी की हैसियत से हो। अगर पैरोल लेके आता है तो फिर वापस जाने की बंदिश रहेगी। काफ़ी साल, 1.5 साल से अरुण गवली कोशिश कर रहा था कि उसको प्री मैच्योर, समय के पहले उसको आज़ादी मिले, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना कुछ और है। अगर हाई कोर्ट का हुक्म सरकार मान लेती है और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करती है तो 1 महीने के अंदर अंदर अरुण गवली आ जाएगा। अब ये हुआ कैसे? अरुण गवली की जो वकील हैं, उन्होंने, लेडी एडवोकेट हैं, उन्होंने एक अपील फाइल की कि इसने 2008 से कमलाकर जमसंदेकर, जो शिवसेना के कारपोरेटर थे, उनका घाटला विलेज में मर्डर हुआ था अंधेरी में। उस केस में राकेश मारिया जब क्राइम ब्रांच के हेड थे, उन्होंने बड़ी पुख्ता इन्वेस्टिगेशन करके अरुण गवली को वो सज़ा दिलवाई थी सेशन कोर्ट से, जिसको बाद में हाई कोर्ट ने उसको कंफर्म किया था। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, जिसको कहते हैं कि पूरी इसको जेल में काम धंधा भी करना पड़ेगा, पूरी रिगोरस इम्प्रिजनमेंट उम्र के लिए, और साथ में 17 लाख रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया था। इसी तरह जो बाकी एक्यूज थे उनको भी जुर्माना हुआ था और कई लोगों को सज़ा हुई। 2008 का ये केस था, तभी से अरुण गवली जेल में है। हालांकि 200 इसकी सज़ा की जो सुनवाई हुई वो ऑर्डर 2012 को आया था, जिसको आज 12 साल हो गए। लेकिन क्योंकि उसी केस में अरुण गवली की जमानत नहीं हुई थी, तो अरुण गवली वो 8 से लेकर 12 तक का जो 4 साल का पीरियड है वो भी उसी में गिन रहा है कि मैं उसी केस में जेल में था। हालांकि और केसेस में भी इसकी गिरफ्तारी चल रही थी, जेल कस्टडी चल रही थी। अब देखना होगा, हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार की एक पॉलिसी 2006 में आई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर कैदियों का बिहेवियर अच्छा हो तो उनकी 70 या 75% सज़ा पूरी होने के बाद उनको प्री मैच्योर
रिहाई मिल सकती है अगर जेल अथॉरिटीज़ और सरकार उसको मंजूरी देती है। लेकिन बार बार अरुण गवली के अप्लाई करने के बावजूद भी महाराष्ट्र जेल प्रशासन और महाराष्ट्र शासन ने उसकी बात नहीं मानी। उनका कहना था कि अरुण गवली की जो सज़ा हुई है वो मकोका एक्ट के नीचे हुई है, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, उसके नीचे हुई है। और 2021 के एक सरकारी हुक्म के अनुसार जिन लोगों को मकोका एक्ट में सज़ा होती है उनको मुआफ़ी नहीं दी जाती। अब ये बड़ा कंटेंशियस इशू है, हाई कोर्ट ने भी इस पे बहस की होगी। अब 1 महीने के अंदर अंदर महाराष्ट्र सरकार को फैसला लेना होगा, अरुण गवली को छोड़ना है या इस हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी पड़ेगी कि ये केस सिर्फ अरुण गवली का नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा सुभाष सिंह ठाकुर पिछले 28 साल से जेल में है, उम्र कैद में। जे हॉस्पिटल का केस आपको याद है, मुंबई का। दाऊद के बहनोई पे गोली चलाने वाले लोग हॉस्पिटल में दाखिल थे। उनको मारने के लिए जो 18 लोगों की आर्मी बनाई गई थी उसमें सुभाष सिंह ठाकुर वन ऑफ द लीडर्स था। ब्रजेश सिंह उत्तर प्रदेश का नामी ग्रामी बदमाश, आजकल तो रूलिंग पार्टी के बहुत करीब है, मुख्तार अंसारी का जानी दुश्मन था, वो भी उस जे कांड में शामिल था। तो उस केस में जे शूट आउट केस में जिसमें 3 पुलिस वाले मारे गए थे और एक आदमी जो दाऊद के बहनोई पे हमला करने वाला था उसका भी मर्डर हॉस्पिटल में हो गया था। उस केस में सुभाष सिंह ठाकुर को उम्र कैद की सज़ा हुई और आज तक वो जेल में बैठा है। हालांकि बहुत सारा समय वो हॉस्पिटल में गुजारता है क्योंकि उसका कहना है कि उसकी याददाश्त जा रही है, बराबर सुनाई नहीं देता, बराबर दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आप सेहत देखो तो बहुत हट्टा कट्टा। सूत्र तो बताते हैं कि वो अभी तक जेल में दरबार लगाता है और अपना कारोबार धंधा भी चलता है। इसी किस्म का एक और आदमी बबलू श्रीवास्तव, उसको 30 साल से भी ज़्यादा हो गए जेल में बैठे, जमानत नहीं हो रही। उसने तो अरुण गवली को तो अभी 15 साल हुए हैं अगर 2008 से भी गिने तो, लेकिन बबलू श्रीवास्तव को तो 30 साल के ऊपर हो गया। हमने एक एपिसोड भी किया था उसके ऊपर। उसकी आज तक उसको कोई प्री मैच्योर जमानत नहीं मिल रही, हालांकि उसने हमारी एजेंसीज के लिए बहुत काम भी किया। दाऊद को मारने के लिए दुबई में जो टीम गई उसमें उसका हाथ, नेपाल में दाऊद के खास आदमी बेग के मर्डर केस में ये आदमी शामिल। इतने काम किए उसने एजेंसीज के लिए, लेकिन उसके बाद भी उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। और एक और हमारा सबसे बड़ा सरगना छोटा राजन दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। वो भी जर्नलिस्ट जे के केस में उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा है। तो क्या अभी अगर अरुण गवली को, जैसे पहले आपको बताया, पप्पू कलानी और विरार वसई के बादशाह भाई ठाकुर को ये राहत मिलने के बाद अगर अब अरुण गवली को राहत मिल जाती है तो क्या इसी किस्म की राहत बबलू श्रीवास्तव, सुभाष सिंह ठाकुर और छोटा राजन को भी मिलेगी? ये एक सवाल है जो एक खड़ा रहेगा। अगर इस तरह से अदालतें इनको रियायत देते रहे तो जो उम्र कैद का कानून बदला था कि सारी उम्र आपको मरने तक जेल में रहना पड़ेगा, तो उसका माना नहीं रह जाता।
फिर तो पुराने समय की तरह 14 साल जो आपकी पूरी हुई उम्र कैद काट के बाहर आ जाओ। तो जो नया डेटेरेंट है वो पूरा नहीं होगा। और अगली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पैसे वाले लोग भले अंडरवर्ल्ड के हों या दूसरे क्रिमिनल जिनके पास पैसा है, रिसोर्सेज है, वो अपने पैसे के बल पे बड़े बड़े वकील करके अदालतों तक पहुंच जाते हैं। उनको तो रियायत मिल जाती है, लेकिन कोई गरीब आदमी जिसने किसी मजबूरी में किसी जाति रंजिश से, वो कोई गैंगस्टर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज गैंग का हिस्सा नहीं है, कोई पेशेवर कातिल नहीं है, उसका ज़िंदगी में एक ही क्राइम हुआ कि उसने अपनी ज़मीन बचाने के लिए या अपने घर की इज्जत बचाने के लिए एक कत्ल कर दिया और उसको उम्र कैद की सज़ा हो गई। वो तो बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, उनको तो कोई प्रीमेच्योर राहत मिलती नहीं। या तो को मापदंड बनाना चाहिए कि इतने साल काटने के बाद सबको एक मौका देना चाहिए बाहर आने का। सिर्फ ये कह देना कि इनका जेल में आचरण बहुत अच्छा था, इन्होंने कभी कोई उल्लंघना नहीं की कानून की, इसलिए इनको रियायत देनी चाहिए, ये एक थोड़ा सा लकूना है कानून में। क्योंकि एक देश है तो कानून भी एक जैसा होना चाहिए। अगर रियायत मिलती है तो सब लोगों को एक जैसी मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो अफोर्ड कर सके, इसको हम कहते हैं कानून को अफोर्ड कर सके। आपके पास पैसा है तो आप बड़ा घर ले सकते हो, पैसा है तो बड़ी गाड़ी ले सकते हो। उसी तरह हो गया, अगर आपके पास पैसा है तो आप कानून से भी रियायत ले सकते हो। ये ट्रेंड डेंजरस ट्रेंड है, इससे बचना चाहिए। मर्डर होता है, भले पैसे वाले ने किया हो या गरीब आदमी ने किया हो, लेकिन लंबा समय भुगतता सिर्फ गरीब है, पैसे वाला किसी ना किसी बहाने से बाहर आ ही जाता है। इसके साथ जुड़ी एक और खबर भी है। प्रदीप शर्मा, पुराने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जिनको सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया था, पर हाई कोर्ट ने पिछले महीने की 19 तारीख को उम्र कैद की सज़ा सुना दी और उनको कहा था कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर वो सरेंडर करे एडमिनिस्ट्रेशन के पास। अब उसमें 4 दिन बचे हैं 3 हफ्ते पूरे होने में। 19 मार्च का ये हुक्म है, उसके बाद 12 दिन मार्च के और 5 दिन अभी की, 17 दिन हो गए। 3 हफ्ते की 21 दिन, 4 दिन बाकी हैं। लेकिन इसके पहले कि ये समय पूरा होता, 19 तारीख को ऑर्डर आता है और 21 तारीख को ही प्रदीप शर्मा सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर देते हैं। अब वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच तो गई, उनका जो वेबसाइट है वहाँ पे वो नज़र आती है कि 21 तारीख को पिटीशन डाली गई, लेकिन उसके बाद क्या वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुई, क्या उसके ऊपर आर्गूमेंट हुए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत दी प्रदीप शर्मा को, इस किस्म की कोई जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे नहीं है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रदीप शर्मा को इतनी जल्दी कोई सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए। इमीडिएटली जो हाई कोर्ट के 2 जजेस का, यहाँ भी डिवीजन बेंच का फैसला था, उनका हुक्म है तो सुप्रीम कोर्ट सरकार का पक्ष भी लेता है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टडी भी करता है। लेकिन जो प्रदीप शर्मा ने पिटीशन डाली है उसमें कहा है कि उसके खिलाफ बड़ी अजीबोगरीब सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्रिएट की गई है जो उसके खिलाफ जाती है, उसके साथ बेइंसाफ़ी हुई है, वो बेकसूर है, इस केस में इन्वॉल्व नहीं था। इस किस्म की बातें जो हमेशा होती हैं कोर्ट कचहरी में, वो सब की गई हैं। अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई खास ऑर्डर सामने नहीं आता है, जो अभी जो कल जो 2 दिन हैं छुट्टी के दिन हैं, उसके बाद 2 दिन और बचे हैं, क्या ये 3-4 दिन में ये अपील बोर्ड पे आ सकती है।
सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच या अकेला जज इसको सुनेगा? क्या इमीडिएटली रिलीफ दे देगा या महाराष्ट्र सरकार का पक्ष सुना जाएगा? उसमें समय लगेगा। लेकिन अब देखना होगा आने वाले 4 दिन में प्रदीप शर्मा की स्ट्रेटजी क्या होती है। क्या वो उनको कोई सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलती है या उनको जेल जाना पड़ सकता है। और ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, क्योंकि 2 जज का फैसला सुप्रीम कोर्ट भी पलटने से कई बार सोचता है। तो दोस्तों, ये थी मुंबई के अंडरवर्ल्ड के क्राइम से जुड़ी हुई 2 बड़ी बातें। आने वाले दिनों में आपको इसी किस्म की और कितने कहानियाँ लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।